Last bullet and to our last. हम जो है वो चाहती ये है कि नेट रिजल्ट एंड रिजल्ट निकले, वो नहीं निकल रहा। वो आपके लिए भी लम्हा फिक्री है जिसको आप एडमिट कर रहे हैं कि कल आप क्या बेचेंगे अवाम को जाके कि हमने अकाउंटेबिलिटी की और सारे लोग आज़ाद हो गए और हमेशा हमेशा के लिए उन्हें क्लीन चिट मिल गई। आप क्या करेंगे? पीटीआई क्या करेगी? आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। ये कवानीन जो है आप लोगों की हुकूमत थी, आप खुद वजीर आजम रह चुके हैं, आप लोगों ने क्यों नहीं चेंज किए? मेरे भाई हमें माफ कर दे यार, हमसे गलती होगी। अच्छा माफी चाहते हैं आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी, वेरी प्रिसाइज प्रेस कॉन्फ्रेंस आई मस्ट से, और बिल्कुल जो खदशात थे इंडिया के जहन में मेरे ख्याल में उनको ख़त्म कर दिया उन्होंने, और बहुत अच्छी बातें उन्होंने की। और एक बात जो उन्होंने की वो की एस्केलेशन डोमिनेशन को ख़त्म कर देंगे, एस्केलेशन डोमिनेशन को ख़त्म कर देंगे। ये एक बहुत अहम पॉइंट है, इस पे मैं बात करना चाहूँगा। और फुल स्पेक्ट्रम ऑपरेशन की भी बात की उन्होंने और ऑफेंसिव डिफेंस की भी बात की उन्होंने। सो एक एक इंच की पाकिस्तान की हिफाजत की जाएगी, और ये बिल्कुल क्लियर मैसेज उन्होंने दे दिया कि हम जंग शुरू नहीं करेंगे, जैसे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कह चुके हैं। लेकिन अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई तो फिर उसका वो सरप्राइज़ हो जाएंगे, क्योंकि मैं एक चीज़ खुल के आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ कि जो प्लान इंडिया ने किया हुआ है वो सारी हमारी नॉलेज में है चीज़ें, और हम सरप्राइज नहीं होंगे। वी विल नॉट बी सरप्राइज्ड, रादर इंडिया विल बी सरप्राइज्ड कि अगर उसने हमारे पे जंग मुसल्लत की। इस पे मैं बात करना चाहूँगा लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब से, जो कि साबिक सेक्रेटरी दिफा भी रह चुके हैं, और उनसे पूछूंगा कि एस्केलेशन डोमिनेशन, फुल स्पेक्ट्रम ऑपरेशन और ऑफेंसिव डिफेंस से क्या मुराद थी डीजी आईएसपीआर की। दूसरा सेगमेंट जो मैं करना चाहता हूं जी, वो मैं बात करना चाहूँगा साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब से और वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब से। और इन दोनों से मैं पूछना चाहता हूं कि देखें, एंड रिजल्ट जो है, जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो चल रहा है, उसका एंड रिजल्ट नहीं निकल रहा। पहले जनाब लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब, और मैं बात करूंगा जनाब जो जवाब दिया गया, और बड़ा खुल के जवाब दिया गया, डंके की चोट पे जवाब दिया गया इंडिया को डीजी आईएसपीआर की तरफ से। जनरल साहब, दो तीन चीज़ें ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। डीजी आईएसपीआर साहब ने आज कहा जनाब कि एस्केलेशन की डोमिनेशन जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। एस्केलेशन की डोमिनेशन ख़त्म करने से क्या मुराद है जी? जी, बुनियादी तौर पे जो उन्होंने बात की है वो ये कहा है कि जी अगर कोई उनकी तरफ से एग्रेशन हुई तो एस्केलेशन को हम डोमिनेट करेंगे। मतलब ये मतलब कि हमारी मर्जी होगी कि हम इसको कितना एस्केलेट करते हैं और कहाँ पे जाकर रोकते हैं। इन अदर वर्ड्स उन्होंने छुपे अल्फाज में ये धमकी दी है, जो कि वज़ीर आज़म ने कहा था ना पहले कि जी आप जंग शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन फिर इसका आगे कहाँ तक जाती है वो अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक, तो वो जो अल्लाह बेहतर जानता है, साफ ज़ाहिर है, उसको थोड़ा सा उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि थोड़ा थोड़ा हम भी उसको जानते हैं, और वो ये है कि उसको हम फैसला करेंगे कि किस नहज तक लेकर जाना है और कहाँ रोकना है। इन अदर वर्ड्स वही बात जो इमरान खान ने कही थी कि शुरू कर आप कर लें तो बाकी जो ना अल्लाह बेहतर जानता है, तो इन्होंने ये कह दिया शुरू आप कर लें तो ख़त्म हम आपको करके दिखाएंगे। सो इन अदर वर्ड्स में ज़रा सादे लफ्ज़ों में अगर बात कर लूँ, उसी चीज़ को जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी की, इमरान खान साहब ने भी की, और उससे आगे डीजी आईएसपीआर साहब ने भी उसको एक्सप्लेन किया कि अगर इंडिया जंग मुसल्लत करता है हम पे, तो हम उसको फिर ख़त्म फिर हम खुद ही करेंगे। जी, मतलब ये कि आपने वो जुमला सुना होगा ना कि जी पहली बात तो है कि अमन के लिए हम आखिरी हद तक जाने को तैयार हैं। ठीक है, लेकिन इसी का दूसरा आप समझे जुमला कि अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो जंग के दौरान भी हम आखिरी हद तक जाने को तैयार हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। एक और चीज़ मैं चाहूँगा कि आप काइंडली एक्सप्लेन कर दें जी कि ये कहा जाता है कि कोई सरप्राइज नहीं मिल सकता,
सरप्राइज नहीं मिल सकता हमें, क्या मतलब हुआ इस चीज का जी? मतलब ये है कि वी आर रेडी फॉर द डिफेंसिव टू डिफेंड आवर टेरिटरी। बातें हैं। हाँ जी, एक तो उन्होंने कहा कि आप हमें सरप्राइज नहीं कर सकते, हम आपको सरप्राइज करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो कुछ आपकी प्लानिंग हो रही है उसकी मालूमात है हमारे पास। अच्छा। अदर वर्ड, उन्होंने अपने इंटेलिजेंस की प्रोग्रेस जो है उसका इंडिया दिया है कि या जो इम्कानात हैं उसके लिए हम तैयार हैं, ये भी बात हो सकती है जो आप कह रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरप्राइज हम आपको करेंगे, जिसका ये मतलब ये है कि आप शायद वो एक्सपेक्ट ना कर रहे हो जो हम करेंगे, जो आप करेंगे वो तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमारा जवाब जो होगा शायद वो आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, इसलिए जरा होशियार रहें। अच्छा, फुल स्पेक्ट्रम ऑपरेशन से क्या मुराद है? जी देखिए, ये जंग की मुख्तलिफ लेवल्स होती है ना। आपको पता है कि हाइब्रिड वॉर है जो वैसे इस वक्त भी चल रही है, उसके बाद लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है, फिर एक जैसे ये सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं, छोटे कॉन्फ्लिक्ट, फिर बड़ी कन्वेंशनल वॉर, फिर ऊपर तक चलते चले जाना। तो इस पूरी फुल स्पेक्ट्रम कहते हैं, यानी कि नीचे से लेके ऊपर तक जितनी लेवल्स हैं जंग की, तो उनको ये पैगाम दिया है DGISPR ने कि आप किसी भी लेवल की जंग अगर हमारे ऊपर मुसल्लत करेंगे तो हम तमाम स्पेक्ट्रम के लिए तैयार हैं, हम पूरी की पूरी हर लेवल पर आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। तो चाहे आप उसको धीमा रखें या दरमियाना रखें या हाई इंटेंसिटी कर दें या और भी कुछ आपके ज़हन में हो, तो आप ये समझ लें कि हमारी तैयारी जो है वो आपके मुकम्मल जितने ऑपरेशंस आपके ज़हन में आ सकते हैं, क्योंकि हमें ये तो मालूम है ना कि आपकी क्या इस्तेदाद है, आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो आप चाहे कम से कम कोई काम करें या ज्यादा से ज्यादा कोई काम करें, इस पूरे स्पेक्ट्रम के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। और वो फिर बात इसको साथ जोड़ लें कि आप सरप्राइज हो जाएंगे जो हम करेंगे, हमें शायद आप सरप्राइज ना कर सकें। अच्छा जनरल साहब, एक और बात कही DGISPR साहब ने कि ऑफेंसिव डिफेंस की बात की है उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा कि हम जंग की तैयारी नहीं कर रहे, यानी कि पाकिस्तान जंग की तैयारी नहीं कर रहा। सो अगर पाकिस्तान जंग की तैयारी नहीं कर रहा और ऑफेंसिव डिफेंस, मतलब क्या हम लोग सिर्फ अपनी जो तैयारी है वो डिफेंसिव डिफेंस की हद तक करेंगे या क्या? हाउ विल इट वर्क? मतलब उनका जो कहने का मतलब जो मैं समझाऊं वो ये था कि हम एग्रेशन की तैयारी नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन ये है कि अगर हम अपना दिफा का पूरा हक रखते हैं और रिस्पांस का भी पूरा हक रखते हैं, जिसका खुद ब खुद ये मतलब बन जाता है कि अगर आपने पहल की, मतलब हमारी तैयारी पहल करने की नहीं है। जो वो कह रहे हैं ना कि हम जंग की तैयारी नहीं कर रहे, उनका ये मतलब कहने का था कि हम पहल करने की तैयारी बिल्कुल नहीं कर रहे। लेकिन साथ उन्होंने शायद ये एक्सप्लेन अच्छी तरीके से कर दिया, लेकिन अगर हम पर अग्रेशन की गई तो फिर आपने आखिरी जो उन्होंने फ्लैश किया था कि हम आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक लड़ेंगे। तो उसके बाद तो जब जंग खुल जाती है फिर तो ऑफेंस और डिफेंस का मसला खत्म हो जाता है, फिर तो जो भी चीज आपको सूट करती है वो करते हैं। तो ये ना समझा जाए इस उनकी बात से कि जी हम सिर्फ दिफा करेंगे। वो ये कह रहे हैं जी हम दिफा करेंगे जब तक के एग्रेशन हो नहीं जाती। जब एग्रेशन हो गई तो फिर हमारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, ना वज़ीर आज़म की तरफ से ना हमारे अपने स्ट्रेटजी की तरफ से कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बस इसको फिर भूल जाए। अगर तो हमारी तरफ से पैगाम ये है कि आप पहला कदम ही ना उठाएं, लेकिन अगर आपने पहला कदम उठा लिया तो फिर हम क्या क्या इकदाम करेंगे इस पर फिर वो ये इशारा करना चाह रहे थे कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन फिर जवाब भी कार्रवाई हम जिस किस्म की भी करें, ऑफेंसिव हो डिफेंसिव हो दोनों हो क्या हो, वो फिर उन्होंने कहा कि आप छोड़ दें, फिर हम आपको करके दिखाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी जी जनरल साहब, बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक लूंगा जी, और ब्रेक से जब मैं वापस आऊंगा, जैसे मैंने पहले आपसे जिक्र किया था कि साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शायद खकान अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे और शफकत महमूद साहब, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस जी, और जो हंगामा आराई चल रही है इस वक्त असेंबलियों में वो किस लिए चल रही है? इसलिए चल रही है कि अकाउंटेबिलिटी रुक जाए या कोई और वजूहात है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद शफकत साहब, ये असेंबली की कार्रवाई तो चल नहीं रही जी, असेंबली में तो शोर शराबा मच रहा है और अकाउंटेबिलिटी का जो शोर बचाया जा रहा है उसमें रूल्स आप लोगों ने तो बनाए नहीं है, पुराने रूल्स बने हुए हैं और उसी को ही फॉलो किया जा रहा है। बट देन अगेन
जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है उसमें एंड रिजल्ट भी कुछ नजर नहीं आ रहा, ना उसमें एंड रिजल्ट में कोई चीज सामने आ नहीं रही है सच। सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग और आप किस तरफ जा रहे हैं आप लोग? राणा साहब, आपने जितनी बातें की हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। अकाउंटेबिलिटी का जो आखिरी हद है या जहाँ पर उसको ख़त्म होना चाहिए वो चंद ही केसेस में हुआ है, बाकी केसेस में अभी नहीं हुआ, और बाकी जो प्रोसीजर्स हैं। लेकिन ये सारे सवाल जो हैं ये हमारे हुकूमत से करने के बजाय मेरा ख्याल है ये सवालात नैब से करने बनते हैं, क्योंकि ये सारी कार्रवाई नैब की है। जो अपोजिशन है नेशनल असेंबली में, उनकी कोशिश ये है कि वो ये साबित करने, किस तरीके से साबित करें कि जैसे कि नैब जो है वो हमारे अहकामात लेके या गवर्नमेंट के अहकामात लेके उस पर अमल दरामद कर रहा है। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हुकूमत का नैब को कोई किसी किस्म की ना हमारे मतहत है, ना हम उनको कोई हदायत दे रहे हैं। आपको पता है कि हमारे जो सीनियर मिनिस्टर थे उनको भी अरेस्ट किया नैब ने, और हमें उसकी बड़ी तशवीश है। लेकिन ये सारे मामला जो हैं ये नैब खुद अपने तरीके से कर रहा है। जहाँ तक नैब के कवानीन का ताल्लुक है, मैं एक मिनट कवानीन की तरफ मैं चलता हूँ। शफकत साहब, यहाँ पे जरा इस बात को जरा मुकम्मल कर लें। नैब अगर अपने तरीका कार अपना रहा है तो नैब जो भी कर रहा है, देखें 90 दिन के लिए किसी को पकड़ लेना, मीडिया पे हाइप क्रिएट हो जाना, नैब ने भी शोर मचा देना, नैब ने भी अपनी प्रेस रिलीजें दिखा देना, नैब भी बड़े धूम धड़के से जनाब उनको अदालतों में पेश करता है। लेकिन जब उन पर कोई चीज़ आयद करना होता है, कोई जुर्म साबित होने की बात आती है, तो वहाँ अदालतों में कुछ भी नहीं हो रहा होता। सो ये एक लम्हा फिक्रिया ये है कि 90 दिन के लिए या उससे बाद जितना अरसा केस चलता रहता है किसी के भी खिलाफ, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, किसी के खिलाफ केस चलता रहता है, वो एक इशू बना रहता है, लेकिन आगे से रिजल्ट नहीं निकलता। प्रोसिक्यूशन वीक है, इन्वेस्टिगेशन वीक है, और उसमें तो क्लीन चिट मिल जाएगी उन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए। फिर आप लोग अगले इलेक्शन में क्या नारा लगाएंगे, या ये जो मौजूदा टाइम है इसमें क्या किसी को आप फेस सेविंग करेंगे किसके आगे? अब लेकिन जिसकी इज्जत रुल गई वो तो रुल गई, चाहे वो आपके लोग हो, चाहे पीपल्स पार्टी के हो, चाहे नून लीग के हो, या कोई भी हो। सो इसमें तो मेरे ख्याल में अकाउंटेबिलिटी मेरे ख्याल में उस वक्त तक होल्ड ना कर ली जाए जब तक आप नए रूल्स एंड रेगुलेशन या लॉज ना बना लें। देखिए, पहली तो बात यह है कि हमारा एजेंडा एंटी करप्शन है, और अगर एंटी करप्शन के एजेंडे पे सही तरह अमल दरामद नहीं होता तो नेचुरली वो हमारे पे रिफ्लेक्ट करेगा। और हमारा अख्तियार इसमें है कोई नहीं, लेकिन हमारी ख्वाहिश बड़ी शदीद है कि इसके ऊपर काम हो। दूसरी बात यह है कि अगर नैब के जो अरेस्ट होती है और उसके बाद अगर अदालत किसी को बेल देती है या अदालत जो है वो समझती है कि केस कमज़ोर है, तो मेरा ख्याल है वो भी एक रिफ्लेक्शन है कि नैब की परफॉर्मेंस के ऊपर। लेकिन मैंने जैसे कहा, हमारी तो बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि नैब की परफॉर्मेंस जो है वो और बेहतर हो, उनकी प्रोसिक्यूशन और बेहतर हो। बल्कि उनको तो हमारे ख्याल में तो ये होना चाहिए कि जो मेन केसेस हैं उन पे फोकस करना चाहिए, और बहुत सारा दायरा जो बढ़ जाता है कई दफ़ा, उससे भी रिसोर्सेज जो है वो स्ट्रेच हो जाते हैं, और जब रिसोर्सेज स्ट्रेच होते हैं तो वो काम जो होना चाहिए वो नहीं होता। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल एक पूरा एक जो मुझे यकीन है जस्टिस साहब जो नैब के चेयरमैन हैं उनकी हम बड़ी इज्जत करते हैं, मुझे यकीन है कि उनको भी ये सब कुछ नज़र आ रहा होगा और वो इसकी बेहतरी के लिए ज़रूर कोशा होंगे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू जो आपने जिक्र किया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि कोई शख्स जो है उसकी इज्जत अगर ख़त्म हो जाती है या उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है जो बाद में साबित नहीं होता, तो नेचुरली फिर वो तो जैसे आपने कहा कि वो तो रुल गया ना। लेकिन इसमें सबसे बड़ा खतरा ये है कि हमारी जो अगर साबित नहीं होते तो इसमें हमें तो सियासी तौर पे भी नुकसान पहुंचेगा। वो भी मैं निशानदेही कर दी मैंने आपको कि वो भी आप लोग क्या आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। लेकिन देखें ना, बात ये है कि इसके अंदर नैब का अदारा हुकूमत के अंडर नहीं होना चाहिए और नहीं है, और पूरा जो इसका प्लान था और जो जिस तरीके से इसको कंसीव किया गया वो यही था कि ये एक खुद मुख्तार अदारा होगा, और खुद मुख्तार अदारा होना चाहिए।
एक एहतसाब का इदारा खुद मुख्तार ही होना चाहिए। शफकत साहब देखे, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरी गुजारिश ये है, इदारा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, वो चीज़ें उस फेज से हम लोग गुजर चुके हैं, अवाम गुजर चुकी है उस फेज से। हम लोग जो है, अवाम जो है वो चाहती ये है कि नेट रिजल्ट, एंड रिजल्ट निकले, वो नहीं निकल रहा। वो आपके लिए भी लम्हा फिक्री है, जिसको आप एडमिट कर रहे हैं कि कल आप क्या बेचेंगे अवाम को जाके कि हमने अकाउंटेबिलिटी की और सारे लोग आज़ाद हो गए और हमेशा हमेशा के लिए उन्हें क्लीन चिट मिल गई। आप क्या करेंगे, पीटीआई क्या करेगी? नंबर 1। नंबर 2, ये इस वक्त आप जिस तरीके से लोग, कल को सपोजिटली शायद खकान अब्बासी साहब हैं, उन पे इल्ज़ामात है LNG के, शायद खकान अब्बासी साहब को पकड़ के अंदर कर दिया जाता है, बाद में पता चलता है जनाब 90 दिन बाद पता चलता है, या फॉर दैट मैटर 6 महीने बाद पता चलता है, साल बाद पता चलता है कि नैब कोई उन पर प्रूफ ही नहीं कर सकी। साबिक वजीर आज़म हैं, शायद खकान अब्बासी साहब हैं, एक वोट लेके आए हुए हैं, उनका अगर आप बिल्कुल उनको रगड़ देते हैं तो कल उनको कौन उसके पैसिफाई करेगा? उनकी सारी जो इज्जत आगे पीछे होगी, ख़राब होगी, रुल गए, क्या होगा उसका? देखें, ये एक बड़ा एक सीरियस इशू है। सो आई पर्सनली थिंक कि इसको बजाय इसके कि लोगों को क्लीन चिटें मिलती रहे या लोगों की इज्जतें रुलती रहे और नेट रिजल्ट भी कोई ना निकले, एंड रिजल्ट भी कोई ना निकले, यू शुड शेप अप अ स्ट्रेटजी, यू शुड कम अप विद अ स्ट्रेटजी। एंड व्हाट इज दैट स्ट्रेटजी? जरा देखे ना, हम आइन और कानून के मुताबिक ये हुकूमत चल रही है, ये कानून के मावरा तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। मैं ये नहीं कह रहा, आप हमारे कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा दौर तो नहीं है जिस तरह मुशर्रफ का था कि जिसमें एक हुक्म दिया और सारा कुछ हो गया। हमारे पास, मैंने आपसे गुजारिश यही की है कि जो सूरत हाल है वो वाकई तशवीशनाक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक जो इख्तियारात हैं हम तो उसी की बात कर सकते हैं ना। ये सारे सवालात आपके जो हैं ये बहुत वैलिड सवालात हैं, लेकिन ये सारे सवालात नैब के लिए, हुकूमत जो है, हुकूमत नैब के, हुकूमत के मतहत नहीं है, और जो कानून बना है नैब का वो एक इंडिपेंडेंट अदारे को कंसीव करता है। अब आप मुझे बताएं कि एक जमहूरियत में जो आइन और कानून के, वी आर ए कंट्री ऑफ लॉज, कानून जो है उसके हमने मुताबिक चल रहे हैं। अब मुझे आप बताएं कि इसके अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या कर सकती है, जो कि कानून जो है एक मौजूद है। हाँ, उसमें एक चीज़ हो सकती है कि आप कानून को अमेंड करने के बारे में सोचें या कुछ करें, लेकिन असल प्रॉब्लम कानून का इतना नहीं है। अगर असल प्रॉब्लम तो परफॉर्मेंस का है, इन्वेस्टिगेशन का है, प्रोसिक्यूशन का है, बाकी चीज़ों का है, डिसीजन मेकिंग का है, तो उसके बारे में तो मेरा ख्याल है कि राइट अदारा जिससे ये सारे सवाल किए जाएं वो नैब है। और मैं ये ज़रूर आपसे शेयर करता हूँ कि हमें तशवीश होती है जब अगर कोई ऐसा शख्स जिसको बहुत हाई प्रोफाइल तरीके से अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद उसको बेल मिल जाती है, तो इसका मतलब यह है कि जो जिस तरीके से उसकी तफ्तीश होनी चाहिए थी या जिस तरीके से सारे चार्जेस फ्रेम होने चाहिए थे वो उस तरह नहीं हुए। सो व्हाट्स द सॉल्यूशन? कोई सॉल्यूशन है इसका? नहीं, देखें, सॉल्यूशन तो आइन और कानून के दायरे में होगा ना। मुझे बताएं कि आप बता दें अगर आपको कोई समझ आ रहा है। मैं तो हुकूमत में नहीं हूँ शफकत साहब, मैं तो हुकूमत से बाहर हूँ। मैं तो हम हुकूमत से बाहर है, लेकिन हमारे पास देखें, हमारे पास FIA का अदारा है जिसके तहत हमने एक, तो फिर आपने उसको टैप किया, आपने FIA ने एक बहुत बड़ा केस जो था। नहीं शफकत साहब, एक केस का एग्जांपल नहीं दिया जा सकता ना। देखिए, यहाँ पे हाई प्रोफाइल केसेस हैं और इसमें आप एक केस का नहीं कर सकते ना। आपने FIA है, अच्छी इन्वेस्टिगेशन भी करती रही है, उसके एग्जाम्पल भी मौजूद हैं, लेकिन अगर उसको टैप करें, आपको अगर इतना ही आपको खदशात भी हैं और आपकी ख्वाहिशात भी हैं कि जनाब अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन हो और खदशात भी आपको नज़र आते हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं नैब से, तो फिर FIA का इदारा तो आप लोगों के अंडर है। लेकिन मुझे नहीं समझ आता नैब का इदारा आप लोगों के अंडर क्यों नहीं है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन मिलके एक नैब का चेयरमैन बनाते हैं। तो वो एक इंडिपेंडेंट इदारा कहाँ से बन गया? कौन सा इंडिपेंडेंट इदारा? कोई इस चीज को बाहर नहीं करता। अगर हाँ, ये हो सकता है नैब के चेयरमैन अगर अंडर प्रेशर होके अपोजिशन के प्रेशर के नीचे आके यहाँ से अलीम खान को अरेस्ट कर ले, वो एक सेपरेट चीज है, लेकिन उसके अलावा कौन सा मुझे नहीं समझ आती। नोबडी इज गोइंग टू बाय दिस। बहरहाल मैं सिर्फ ये कहूँगा कि FIA ने बहुत ही डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद एक मेगा करप्शन केस जो था वो अनर्थ किया, जिसमें अरबों रुपए के फेक अकाउंट्स थे और उन फेक अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग होती थी
और वो जब सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई, JIT ने उसकी तफ्तीश की ठीक है, और और फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद उसको नैब को भेज दिया। अब वो भी केस जो है वो नैब के पास चला गया है। तो ये मेगा करप्शन के केसेस हैं। फिर उसमें मतलब इसका मतलब ये है कि आप लोग बेबस हैं, आप बेबस। देखिए, हम बेबस की बात नहीं है राणा साहब, हमने कानून और आइन के मुताबिक चलना है। हम कोई हथौड़ा लेके तो किसी पे हमला नहीं कर सकते ना। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं हम तो वही कर सकते हैं लोगों की इज्जतें ना उठे। अगर किसी ने जुर्म किया है, किसी ने गड़बड़ की है, तो उसको बिल्कुल फाइल ला दो उसमें बेशक, लेकिन ऐसी मतलब कि फजूल उनकी इज्जतें ना उछलती रहे, उनकी इज्जतें। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, मैं इत्तेफाक करता हूं। शाहिद खकान अब्बासी साहब, मैंने आपके सामने पूछा जनाब शफकत महमूद साहब से कि जनाब ये जो तरीकाकार है कि अगर प्रूफ नहीं है नैब के पास किसी के लिए भी, मैं किसी एक पार्टी का, किसी एक फर्द का मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन आपका ज़रूर मैंने जिक्र किया है कि जनाब का अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो फिर लोगों को कैसे पकड़ा जाता है। और क्योंकि पकड़ तो लिया जाता है, 90 दिन अंदर भी रखा जाता है, मीडिया भी उनका जनाब तिया पांचा एक कर देता है, उसके बाद जनाब उनकी जो भी उनकी इज्जत का जनाजा निकलना है वो भी निकल जाता है 6 महीने साल के अंदर। लेकिन एंड रिजल्ट ये होता है कि एंड रिजल्ट ज़ीरो, और उस पर कोई चीज़ प्रूफ भी नहीं होती। और आपका मैंने जिक्र किया, मैंने कहा जी कल को आप शायद खकान अब्बासी साहब को अंदर कर दें तो प्रूफ कोई चीज़ ना हो, तो फिर उस बाकी जो हिसाब किताब होगा उस अरसे का, जितने अरसे में सारा वो इज्जत के जनाजे निकलते रहते हैं, उसका हिसाब किताब कौन देगा? आपके पास कोई जवाब है इसका जी? क्योंकि कवानीन आपके दौर में बने थे, कवानीन आप लोगों ने बनाए थे शायद खकान अब्बासी साहब, इसमें PTI का कोई कसूर नहीं है। देखिए, बात बड़ी सीधी है। ये एक आमिर का बनाया हुआ कानून है, नैब का एक अंधा और काला कानून है। ये हमारी बुक्स में नहीं होना चाहिए। और ये नैब बनाया गया था। You people had ample time, शायद खकान अब्बासी साहब, आपके पास बहुत टाइम था, आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। मैं एम्पल टाइम पे भी आ जाऊंगा, आज भी एम्पल टाइम है। अच्छा, आज तीनों जमातें मौजूद हैं, बैठ के इसको खत्म कर लें। क्योंकि जो जमात भी खत्म करने की बात करती है, सबसे पहले आप ही इल्जाम लगाएंगे कि अपनी जान बचाना चाहते हैं। अच्छा। हम अपनी जान नहीं बचाना चाहते। अच्छा, हमने नैब भुगत ली है 2 दफा। अच्छा, तीसरी दफा भी भुगतने को तैयार है। अच्छा। लेकिन बात यह है कि आप नैब के कानून को देख लें। ये बनाया गया था मुस्लिम लीग नून को तोड़ने के लिए। मुशर्रफ जरनैल नामी एक आमिर ने बनाया था इसको, और उसमें सनसेट क्लॉज रखी थी। 1985 से पहले जो हो गया उसकी कोई बात नहीं है। अच्छा। वो बेशक होता रहे। तो ये नवाज अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो था, इससे मुस्लिम लीग नून तोड़ी गई, अल्हम्दुलिल्लाह टूटी नहीं, कायम रही। आज फिर वही काम हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून को तोड़ो नैब को इस्तेमाल करके। अब बात यह है कि शफकत महमूद साहब और इनके हवारी जो हैं कैबिनेट के अंदर, कैबिनेट से बाहर, ये शफकत महमूद साहब कल खुद असेंबली के फ्लोर पर कह चुके हैं हमारा ताल्लुक कोई नहीं है नैब से। और वो एग्जाम्पल देते हैं कि हमारा सीनियर वजीर अलीम खान को भी नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये कोई रेस नहीं है कि कितने आदमी नून के गिरफ्तार हुए या PTI के हुए या पीपल्स पार्टी के हुए। मैं अलीम खान के बारे में मैं उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने अखबार में पढ़ा है, जो उन पर केस बना है, वो एक प्राइवेट नौयत का केस है, उसका हुकूमत के मामला से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उन्होंने कोई फ्रॉड किया है किसी ज़मीन के मामलात में, तो उसके लिए दूसरे फोरम्स मौजूद हैं। नैब तो बना था कि हुकूमती मामलात में अगर किसी ने कोई करप्शन की है तो उसको देखा जाए। यही मामला साद रफीक साहब का भी है। शहबाज शरीफ साहब को 69 डेज रिमांड रखा गया, आज तक पता नहीं है कि इल्ज़ाम क्या है, कोई चार्जेस फ्रेम नहीं हो सके। तो ये वो चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। ये इन चीज़ों का दौर गुजर गया है। ये आमरीत के मामलात थे, आज सो कॉल्ड जमहूरियत है मुल्क के अंदर, बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए। अगर मुशर्रफ ने कोई ऐसा कानून बनाया था तो आप लोगों ने कई कवानीन चेंज किए, कई कवानीन बनाए, ये क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि आप एक वोट से ये रह गया था। नंबर 1, एक चीज मैं कंप्लीट कर लूँ शायद साहब, फिर आप जो मुनासिब समझे इनपुट देना जरूर दीजिएगा। चार्जेस फ्रेम नहीं हुए, किसी पर नहीं हुए, शहबाज शरीफ साहब पे नहीं हुए, ठीक है, एग्रीड जी, नहीं हुए। मैं तो यही किस्सा रो रहा हूँ कि जनाब अगर चार्जेस किसी पे फ्रेम नहीं हो सकते तो उसको पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने पकड़ना है तो पक्के पैरों पे पकड़े, और पक्के पैरों पे जनाब एंड रिजल्ट हमें लेके दें। अवाम को एंड रिजल्ट चाहिए कि होया की आखिर इसकी होया।
ये नहीं कि 90 दिन 6 महीने इधर उधर करके उसको जनाब ऐसे जीपों में डाल के अदालतों में पेश करके लेकिन प्रूफ कोई ना चीज़ हो। लेकिन आपसे गुजारिश ये है, आप लोगों की हुकूमत थी, आप खुद वजीर आज़म रह चुके हैं, आपके पास भी काफ़ी टाइम था, आप लोगों ने क्यों नहीं चेंज किए ये सारी चीज़ें? अगर नहीं किए तो अभी इसको फ़ायदा कुछ नहीं इन चीज़ों पर मतलब कि रिग्रेट करने का। हाउ कैन वी मूव फॉरवर्ड? व्हाट इज़ द सोल्यूशन टू इट जी? लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन जी। नहीं, आप बात पीछे की कर रहे हैं, मुझसे मूव फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं। बात बड़ी आप पीछे की बात की थी, जो मैं उसकी बात कर रहा हूं। जी मैं यही कह रहा था कि जो हुकूमत भी इसको खत्म करने की बात करती उस पर सबसे पहले आप ही इल्जाम लगाते कि अपनी जान बचा रहे हैं। बात यह है, ये कानून कंसेंसस से तब्दील होगा या खत्म होगा। अच्छा, क्या कानून हमारे दौर के अंदर चाहिए? इस पर 1.5-2 होना चाहिए, इसको खत्म करें। ये अंधा और काला कानून है। आपके पास कवानीन मौजूद हैं, FIA मौजूद है, IB मौजूद है, दीगर इंटेलिजेंस के इदारे मौजूद हैं, आप एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट मौजूद हैं, आप उनको इस्तेमाल करें। ये तो एक कोर्सिव कानून है, एक आमिर ने बनाया था सियासतदानों को दबाने के लिए। ओके, तो व्हाट यू आर सजेस्ट, कोई मकसद नहीं था। ओके, व्हाट यू आर आज तक कायम है बदकिस्मती से। जी आप सजेस्ट ये कर रहे हैं शाहिद साहब कि FIA काम कर सकती है, एंटी करप्शन काम कर सकती है, इदारे मौजूद हैं, उनसे काम लिया जाए। नैब का इदारा आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इसको बंद ही कर देना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल। ये इदारा देखें, इसकी परफॉर्मेंस आप देख लें। आज तक कितने सियासतदानों को इस नैब ने प्रोसिक्यूट किया है आपको पता है? एक, उसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। तो फिर जब परफॉर्मेंस आप देख लें, आपको बताएंगे कि 290 अरब रुपया हमने इकट्ठा किया पिछले 19 साल में। ओके, आप नैब बंद कर दें, मैं आपको 50 अरब रुपया महीने का, मुझे ये कानून दे दे जो नैब का है, 50 अरब रुपया महीने का इकट्ठा कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। आपने अपने दौरे हुकूमत में कितने अरब इकट्ठे करके दिए? जी मेरा काम इकट्ठे करना नहीं है ना, मैं इस कोर्सिव कानून की बात कर रहा हूं। अच्छा जी, ये कोर्सिव कानून है। आप जो इसने पैसे इकट्ठे किए हैं 290 अरब, मैं आपसे कहता हूं कि इसने 2.9 खरब का नुकसान कर दिया मुल्क का। अच्छा। मुल्क को तबाही के धाने पर खड़ा कर दिया है। अच्छा। आज कोई अफसर काम करने को तैयार नहीं है, कोई फैसला करने को तैयार नहीं है। उसका हिसाब कौन देगा? हम सियासतदान तो भुगत लेते हैं, हमें कोई मसला नहीं है, हमने पहले भी भुगता, आज भी भुगत लेंगे, लेकिन जो मुल्क का नुकसान है उसका कौन जिम्मेदार है? तो अगर इमरान खान साहब ने एहतसाब करना है, जो वो कहते हैं मैं नैब से एहतसाब कर रहा हूं, उनके वजीर कहते हैं जी हमें पता नहीं है, नैब हमारे कंट्रोल में नहीं है। इमरान खान साहब मिलते हैं नैब चेयरमैन से, वो कहते हैं मैंने 1 विकेट गिरा दी, दूसरी विकेट गिरा दी, वो विकेटों में बातें करते हैं। वजीर कहते हैं जी हम नैब हमसे बाहर है, हमारे वजीर को पकड़ के ले गई है। आप इसका फैसला कर लें कि ये हुकूमत के इख्तियार में है या नहीं है। हम तो चाहते हैं इमरान खान साहब एहतसाब करें, इदारे उनके पास है, हुकूमत उनके पास है, तमाम रिकॉर्ड उनके पास है। और मैंने पहले कहा है कि मुझसे और मेरी हुकूमत के वज़रा से शुरू करें, क्योंकि हुकूमत में अगर कुछ हुआ है तो उन्हीं वज़रा ने किया होगा ना, बाहर से तो आके कोई नहीं करता। तो आज़म ने किया होगा, वज़रा ने किया होगा। आप एहतसाब करें, इदारे आपके पास हैं, सो बिस्मिल्लाह। अगर आपका एहतसाब करने चाहती है हुकूमत, तो आपका एहतसाब किससे करवाया जाए? FIA से करवाया जाए, एंटी करप्शन से कराया जाए, या नैब से ही कराया जाए? देखिए ना, अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि नैब उनके कंट्रोल में है, तो जिससे मर्जी करवा लें, नैब से करवा लें। डू यू थिंक कि ये जो कार्रवाई शाही है ये जारी रहेगी असेंबली की या नहीं रहेगी? असेंबली का असूल है कि अपोजिशन इशू को एजिटेट करती है। 2 आदमी बोलते हैं, 4 बोलते हैं, 6 बोलते हैं। ये आप पिछले जो भी असेंबली की रवायात हैं, जब से शुरू हुई है 85 से, आप देख लें। उसके बाद गवर्नमेंट का एक वजीर उठ के जवाब देता है। यहां पर एक अपोजिशन का बंदा बोलता है, 2 वजीर उठ के जवाब नहीं देते, बल्कि इल्जामात लगाते हैं और गालियां निकालते हैं। गरीब पर गैस का बोझ आपने क्यों डाला है? गरीब पर बिजली का बोझ क्यों डाला है? मईशत को तबाह क्यों किया है? महंगाई क्यों हो रही है? ये इसके कोई जवाब नहीं है, सिर्फ गाली का जवाब आता है। गाली। इमरान खान साहब उठते हो, कहते हैं मैं फलाना को ये कर दूंगा, फलाने को वो कर दूंगा। करो ना भाई यार, हिम्मत है तो करो। PTI वाले गलत कर रहे होंगे, सही कर रहे होंगे, जो भी है वो आप उनके साथ ज़रूर निपटें, लेकिन मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये कवानीन जो है ये PTI के नहीं बने हुए, ये आप लोगों के बनाए हुए हैं। और ये लोग इस चीज़ पे मेरे भाई हमें माफ कर,
होगी। अच्छा, माफी चाहते हैं आपसे। मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये नैब एक आमिर ने बनाई थी मुस्लिम लीग नून तोड़ने के लिए। इसका कानून पढ़ लें। वो आमिर तो चला गया, वो बेचारा, वो तो बीमार है। ये जमहूरियत में कानून नहीं होते। तो मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ शाहिद साहब कि ठीक है आमिर ने बनाए होंगे, लेकिन आप लोगों के पास इतना टाइम था, 8-10 साल 12 साल थे, उसको बदल देते आप लोग। मेरे भाई, मैं 10 दफा आपसे कह चुका हूं, मैं बदलता तो आप सबसे पहले आप ही शोर मचाते हैं। सर उस वक्त किसी ने शोर नहीं मचाना था। हमारी अदालतें बैठी हुई हैं, उन्होंने सबसे पहले स्ट्राइक डाउन करना था कि ये सारे चोर हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं। गुजारिश ये है शायद आज भी यही होगा। आप इस कानून को बदलेंगे। अभी तो सिचुएशन डिफरेंट है, अभी तो सिचुएशन डिफरेंट है, लेकिन उस वक्त आराम से चेंज कर लेना जी, कौन खत्म कर दे बात। उस वक्त तो चेंज हो सकते थे। आपके पास कोई सोल्यूशन है इन चीजों का? अगर आपकी हुकूमत होती तो आपके पास क्या सोल्यूशन होता है इस चीज का जी? या आप इस सिचुएशन में सोल्यूशन ये है कि इस इदारे को खत्म करें, इस इदारे को खत्म करें। आपने करप्शन खत्म करनी है जी, सबकी यही राय है जी, सब यही चाहते हैं करप्शन खत्म हो सबकी। हाँ, आपने करप्शन खत्म करनी है। हाँ। करप्शन खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है जी, टैक्स लॉज। टैक्स लॉज। अच्छा, टैक्स लॉज से करप्शन को खत्म करें, पैसे को फॉलो करें। आप पैसा बना सकते हैं, छुपा नहीं सकते। ठीक। वाइट कॉलर क्राइम प्रूव करना तकरीबन नामुमकिन काम है, लेकिन पैसा छुप नहीं सकता। टैक्स लॉज को इंप्लीमेंट करें, और जो टैक्स रिफॉर्म पैकेज मेरी गवर्नमेंट ने दिया था उसको इंप्लीमेंट करें। आपके 90% करप्शन के मामला खत्म हो जाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही जी। राना मुबशिर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।